नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरेट वाई स्पीसीज के प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तब तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। इंडियन पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके प्रमुख अनुसूचियां देख लेते हैं। ये संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो एक एक करके इनको बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हो जाता है और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है तो उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, 22 भाग, पार्ट एवं 8 अनुसूचियां शेड्यूल। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान की अगर पहली अनुसूची की बात करें, संविधान की प्रथम अनुसूची इसमें भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान की प्रथम अनुसूची की बात करें तो उसमें भारत और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। इसका मतलब भारत में कुल 28 स्टेट है प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, इनकी संघ शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अनुसूची दूसरी अनुसूची की बात करें, तृतीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, तो इसके अंतर्गत वेतन, भत्ते और अन्य विशेषाधिकार। ठीक है, वेतन, भत्ते और अन्य विशेषाधिकार। अब बात उठती है, प्रश्न उठता है कि किसके वेतन, किसके भत्ते और किसके प्रिविलेज विशेषाधिकार। तो इसमें आपका आ जाता है, एक तो राष्ट्रपति आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट आपका आ जाएगा। साथ ही साथ जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट के गवर्नर आ जाएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे, गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जजेस, ठीक है, इनके वेतन, भत्ते और जो भी विशेष अधिकार है वो आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो कैग है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, ठीक, उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर, ये आ जाएंगे। लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से राज्यसभा का आपका चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन आ जाएगा, यानी कि सभापति और उपसभापति आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके अलावा इसमें राज्यों में चले जाओ तो राज्यों की जो विधानसभा होती हैं, तो राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वहां का स्पीकर होगा यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो वो राज्य जहाँ पर विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जैसे कि स्टेट है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तो ऐसे राज्य जहाँ पर विधान परिषद भी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगी। तो इसमें कौन होगी? सभापति होगा, उपसभापति होगा, सभापति होगा यानी कि चेयरपर्सन, उपसभापति होगा यानी कि डिप्टी चेयरपर्सन। तो वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं, गवर्नर के हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी जो हाईयर जुडिशरी आती है उसके जो जजेस होते हैं उनके हैं, कैग है, लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक इसी प्रकार राज्यों चले जाइए तो विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और विधान परिषद जो राज्यों वहां का चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन। इन सबके वेतन हो, भत्ते हो, विशेष अधिकार हो, सारे दूसरी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची के तहत प्रमुख सत्ता ली जाती है, शपथ। तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत पद की शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ होती है। पद की भी शपथ होती है और गोपनीयता होती है, हालांकि ये मंत्री लोग लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की शपथ ली जाती है। अब प्रश्न उठता है कि पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ कौन लेता है? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति और गवर्नर नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर की जो शपथ का प्रावधान है वो अलग प्रावधान, वो उसके लिए एक पृथक अनुच्छेद है। जैसे कि आर्टिकल 60 हुआ, 60 हुआ, आर्टिकल 60 के तहत आपका संविधान की एक होती है महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 60। इसके तहत आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो शपथ लेता है। और एक आर्टिकल है आपका 159, आर्टिकल आपका है 159, तो 159 के तहत जो आपका गवर्नर होता है, स्टेट का गवर्नर, वो शपथ लेता है। तो ये दोनों अनुसूची जो 3 है, थर्ड शेड्यूल है, इसके तहत तो शपथ नहीं लेंगे, इसको याद रखना। ठीक है, तो प्रश्न उठता है इसमें कौन होता है? इसमें होते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले वो लोग जो संसद है ना, संसद में आपकी लोकसभा होती है। ठीक है, संसद की लोकसभा, तो संसद के जो आपके अभ्यर्थी होते हैं, इनके जो चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं अभ्यर्थी, ये लोग शपथ लेते हैं। दूसरे, जब इसके मेंबर बन जाते हैं, एमपी जब चुन के संसद में पहुंच जाते हैं तभी एमपी की शपथ लेते हैं।
और जब यही एमपीज बन जाते हैं, इनमें कुछ मंत्री परिषद में सम्मिलित किए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ उपराज्य मंत्री होते हैं। तो मंत्री हैं यानी मिनिस्टर्स, तो ये लोग भाग लेते हैं। यानी कि संसद के निर्वाचन में जो भी भाग लेना चाहते हैं कैंडिडेट, वो कैंडिडेट शेड्यूल 3 के तहत पद की शपथ लेते हैं। और जब ये चुन जाते हैं तो इनको पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी होती है, तब ये सदस्यता इसी अनुसूचित कर लेते हैं। साथ ही साथ जब कोई मिनिस्टर इन लोगों में से बनाया जाता है तो ये भी इसी के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब इसी प्रकार जो राज्यों की है विधानसभा के लिए ठीक यही प्रावधान है। जो इनके कैंडिडेट हैं तब शपथ लेंगे, चुनकर पहुंच जाएंगे, जो विधायक बन जाएंगे वो शपथ लेंगे। इसके बाद में उनमें से कुछ मंत्री परिषद में सम्मिलित किए जाते हैं, जो स्टेट की मंत्री परिषद होती है, तो फिर वो शपथ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो शपथ लेते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ लेते हैं। ठीक है। तो अनुसूची 1 में भारत उसका राज्य क्षेत्र है और 2 में वेतन भत्ते, 3 में पद है। ठीक है। ओके। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। जो फोर्थ शेड्यूल है, चौथी अनुसूची है, इसमें क्या है? इसमें राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जितने भी राज्य होते हैं इनको राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, तो इन सब की बातों का उल्लेख चौथी अनुसूची में दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यूपी है, तो उसकी सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं, 31 है। ठीक इसी प्रकार आप कुछ राज्य देख लो, गोवा देख लो या पूर्वोत्तर कुछ राज्य देख लो, तो उनमें तो राज्यसभा सीट एक ही मिलेगी आपको। ठीक है। अब आ जाइए आप पांचवी अनुसूची। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं कि जहां पर एससी और एसटी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो उनसे संबंधित जो निवास के प्रावधान होंगे, उनका प्रशासन कैसे होगा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संचालित किया जाएगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इसके बाद 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित बात की गई है। इनकी मेनली छठी अनुसूची इसलिए जोड़ी गई थी क्योंकि ये सब राज्य अपनी ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, स्वायत्ता की मांग कर रहे थे। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए कि इनको पर्याप्त स्वायत्ता दी जा सके, इनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनका निर्माण किया जा सके, इसलिए छठी अनुसूची को जोड़ा गया था मेनली। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में शक्ति का वितरण दिया गया है। किसके बीच में? शक्तियों का वितरण किसके बीच में किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच में किया जाता है। जो 7th शेड्यूल है अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची है, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 लिस्ट है, 3 सूचियां हैं। एक आपकी संघ सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट। एक है आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी आपकी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक। इस अनुसूची में मूलतः संविधान में 97 विषय शामिल किए गए थे। इसमें 97 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसमें लगभग 100 विषय सम्मिलित हैं। 97 थी, 100 विषय सम्मिलित। समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें आपके 47 लगभग विषय थे, जो बढ़कर के 52 हो गए, 47 थे, 52 हो गए। और तीसरी जो कि आपकी राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, इसमें आपके 66 विषय थे, जिनमें से 5 कम हो गए। वर्तमान में 61 है, 66 थे, 61 बचे। ठीक है। अब इसके क्या? जो संघ सूची है, संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय दिए गए, जितने भी सेक्टर दिए गए, फील्ड दिए गए, क्षेत्र दिए गए, इनसे संबंधित प्रावधानों के विषय में कानून बनाने का अधिकार, विधि को निर्मित करने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, यानी कि केंद्र सरकार को होती है। केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून निर्माण के संबंध में अनन्य शक्ति रखती है। इसका मतलब कोई अन्य शक्ति, कोई भी अन्य प्राधिकार इस पे कानून नहीं बना सकती। यानी कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है। केंद्र सरकार कानूनों का निर्माण करती है संघ सूची से संबंधित। कितने विषय हैं? लगभग 16। पहले कितने थे? 97 थे। और जो राज्य सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है, यानी राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य स्टेट की जो पार्लियामेंट होती है, विधानसभा,
तो वो इन पर कानून बनाती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सेंट्रल भी इस पर कानून बना सकता है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वो कब? एक है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत किसी भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब अगर उसको लग रहा है कि कोई कानून राष्ट्रीय हित में बनाना जरूरी है तो वो ऐसा काम कर सकती है। तो 249 के तहत राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में। एक है आपका 312 आर्टिकल। 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस का गठन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कानून बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक कानून बना सकती है। इसके अलावा आपकी अगर इमरजेंसी चल रही है, आपातकाल चल रहा है, तो उस समय जो हमारी पार्लियामेंट होती है, सेंट्रल की पार्लियामेंट होती है, उसको कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान हुए। एक और है, हमने अगर किसी भी देश से कोई समझौता किया, कोई एग्रीमेंट किया है और उसका संबंध किसी राज्य में उस एग्रीमेंट को लागू करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिना संबंधित राज्य की अनुमति के वहां पर कानून लागू कर सकती है। इसमें उसे स्टेट सरकार की कोई भी कंसेंट की नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 253। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। यानी कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में विरोधाभास है, गतिरोध आ जाता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको वरीयता दी जाएगी, इसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और संघ सूची के विषय कौन से? जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, आपकी कोई डिफेंस से संबंधित R&D है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, करेंसी है। ठीक है, अब समवर्ती सूची जैसे कि आपका एजुकेशन है। ठीक है, आपका वन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्टेट लिस्ट के आपकी पुलिस व्यवस्था हुई है, पुलिस हुई, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, कानून और शासन हुआ, पुलिस हुई। ठीक है, आपकी लैंड हुआ, जमीन से संबंधित, और बहुत सारे विषय होते हैं। तो ये प्रमुख विषय होते हैं इस प्रकार से। हालांकि जब बात की जाती है कि इसमें मजबूत कौन है, तो संघ सूची में सबसे अच्छे प्रावधान में पूर्ण प्रावधान है। उसके बाद नए बच्चे इसमें आ जाते हैं, तो जो सबसे कम महत्व के हैं, कम वजन के हैं, वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में भाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। जब संविधान की 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था उस समय 8 शेड्यूल अनुसूची, जब संविधान की 8वीं अनुसूची जोड़ा गया तो उसमें मूलतः आपकी 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। ठीक है, पहले 14 थी, अभी 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं में जैसे कि आपका हिंदी हुई, ठीक, बांग्ला हुई, मराठी हुई, गुजराती हुई, मराठा हुई, कन्नड़ हुई, मलयालम हुई, तेलुगु हुई। ठीक है, आपकी जो संस्कृत हो गई, नेपाली हो गई, ये सारी भाषाओं को ले किया गया है। ठीक है, अगर हम 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, हम यहाँ से कर लेते हैं शुरुआत से। ठीक है, 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है आपको पता है कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। तो 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसको इसलिए जोड़ा गया था जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो भारत सरकार ने, यानी कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के लोगों से वादा किया था कि जैसे ही हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, जैसे ही हम आजाद होते हैं, उसी समय हम जमींदारी के कानून लागू करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार के जमींदारी के कानून हमारे यहाँ लागू थे उसमें किसान पिस रहा था, किसान को कुछ नहीं मिलना था। जितनी भी उपज होती थी या तो ब्रिटिश सरकार लगान के रूप में ले लेती थी और जो शेष बचता था वो आपका ये जमींदार लोग ले लेते थे। तो किसान बहुत पीड़ित था। तो इन्होंने इनसे चूंकि वादा किया था तो इन्होंने 9वीं अनुसूची को जोड़ा। ऐसा नहीं करना पड़ा, संशोधन के करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि जो प्रॉपर्टी है वो एक राइट, एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल जो आपका संविधान में आर्टिकल 31 है, इसके संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। और अगर आप किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप सीधे आपके उल्लंघन का अधिकार का सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करेगा, इनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो जब इन्होंने लैंड रिफॉर्म से संबंधित, जमींदारी सुधार से संबंधित कानूनों को लागू किया तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तब जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संशोधन किया और इसके तहत इन लैंड रिफॉर्म कानूनों को सुरक्षा दी। इसमें लिख दिया गया है जो भी कानून 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे उनको आप सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमारे इसे जो प्रॉपर्टी का राइट है उसका वायोलेशन हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो अंततः ये संशोधन कर दिया गया। हालांकि जो केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया 1973 का, तो इसमें इन्होंने क्या बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दे दी थी, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी। और अंततः 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि 24 अप्रैल 1973
24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी कानून सम्मिलित किए गए 9 शेड्यूल में, अगर ये संविधान की मौलिक संरचना या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल आत्मा है, उसका उल्लंघन करती है, तो इनकी भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और ऐसे में अगर पाया गया कि यह उनका उल्लंघन कर रही है तो इसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सरकार से 9वीं सूची जोड़ी है। 10वीं सूची जोड़ने का काफी रोचक विषय रहा है। एक समय था जब भारतीय राजनीति में एक जुमला चलता था, आया राम गया राम, आया राम गया राम। यानी कि ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 3 बार पार्टी को छोड़ा और 3 बार उसमें सदस्यता ली, एक ही दिन में। तो उनका नाम राम था, इसलिए आया राम गया राम, ये काफी लोकप्रिय हुआ था। होता ये था कि व्यक्ति एक पार्टी से चुनकर पार्लियामेंट में जाता था, स्टेट की जो विधानसभाएं हैं उनमें जाता था किसी पार्टी के नाम पे, और जब वहां चला जाता था तो चाहे वो घूस का मामला मान लो या फिर अन्य किसी प्रकार का लालच हो, तो दूसरी पार्टी सम्मिलित हो जाता था। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो लोकतंत्र की डेमोक्रेसी है, उसके जो बेसिक प्रोविजन है उनका उल्लंघन होता है कि जनता ने हमने आपको चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, अपने ही अपना नुमाइंदा बना लेंगे, आप हमें रिप्रेजेंट करोगे, हमारा प्रतिनिधित्व करोगे, हमारी आवाज बनोगे वहां पर। लेकिन आपने क्या किया, तो हमने इस पार्टी के इस व्यक्ति को चुन लिया, लेकिन आप जैसे चुन के पार्लियामेंट में गए, आप दूसरी पार्टी बी में सम्मिलित हो गए, जबकि उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसका जो फिलॉसफी है, वो तो हमें पसंद ही नहीं थी। तो अंततः ये जनता के साथ ही धोखा हुआ। ठीक है, तो फिर इस चीज को रोकने के लिए, हालांकि इस विषय पर काफी देर तक बात हो सकती है, 8 घंटे से 40 मिनट तक, लेकिन हमें संक्षेप में समझाना शेड्यूल बता रहे हैं, इसलिए इतना सीमित रखते हैं। इसलिए संविधान में 52वां संशोधन किया गया 1985 में। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, जो हमारे पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इंदिरा गांधी के पुत्र और राहुल गांधी जी के पिताजी। 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। तो इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अब किसी एक पार्टी से चुनकर पार्लियामेंट में जाता है, तो वहां जाकर किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ले देता है या फिर उसकी सदस्यता त्याग देता है, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, नियोग घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इसके लिए हमने क्या किया, संविधान में 10वीं शेड्यूल जोड़ी, 10वीं अनुसूची जोड़ी। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पहले क्या हुआ, 1952 में हम 1950 में हमने संविधान को लागू कर दिया, फिर हमने अपने विकास को आगे बढ़ाया। हमने ना तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी का बनाया जो पूंजीवादी मूल्यों पर चल रही थी, और ना ही हमने यूएसएसआर की जो समाजवादी ढंग से जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा रहा था, ना ही हमने उसको बनाया। तो हमने कहा दोनों के जो अच्छे प्रावधान है, जो खूबसूरत प्रावधान है, जो हमारी परिस्थितियों से संगत होंगे, हम उनको अपनाते हैं। तो हमने इस प्रकार से मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए, सामुदायिक विकास परियोजना या फिर कार्य योजना कार्यक्रम इनको लागू किया, लेकिन इनसे बहुत कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर कमेटी बैठाई गई, उनसे कहा गया कि आप देखिए, रिसर्च करिए, कहाँ लूप होल्स रह रहे हैं, अंततः हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं अपनी कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने में, उनका विकास करने में। तब उन लोगों ने राय दी, ठीक है, उन्होंने राय दी, उन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि गांधी जी का स्वप्न था। गांधी जी ने कहा था कि देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। वो बहुत कड़े समर्थक थे, हालांकि वो तो रामराज की बात करते थे, वो कहते थे भारत में रामराज होना चाहिए, लेकिन जब तक रामराज व्यवहारिक नहीं है, जब तक लागू नहीं होता है, तब तक उसका जो व्यवहारिक रूप है पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू है। तो उस समय लागू तो नहीं किया गया, लेकिन डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 में संविधान के जो आर्टिकल आपका 40 है 40, उसके अंतर्गत डाल दिया गया था कि स्टेट पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, उसको विकसित करेगा, उनका संवर्धन करेगा। ठीक है, तो अंततः फिर 1952 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो हमने उसको संवैधानिक दर्जा दिया। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था लागू पहले ही कर दिया गया था, लेकिन प्रभाव का हो नहीं रहा था, तो हमने संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनको जोड़ दिया। तो हमने 73वां संविधान संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन किया 1992 में, और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा। इसमें पंचायतों का चाहे आपके गठन की बात हो, उनकी संरचना की बात हो, उनके कार्य की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, ये सारा उल्लेख कर दिया। टोटल हमने 29 विषय इनको सौंप दिए, हैंड ओवर कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार जो भी संविधान की 4वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है, इसने क्या किया, आपने 74वां संविधान का संशोधन किया। कब किया, 1992 में किया था, 1992 में किया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया, 12वीं अनुसूची को दिया। इसके तहत अब पंचायती राज व्यवस्था कहाँ के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ठीक है, गाँव के लिए है, कस्बों के लिए। लेकिन अब नगर है, जो बड़े कस्बे उनका क्या होगा, तो वहाँ पर नगर पालिका प्रावधान होता है, नगर पालिका, जहाँ पर कहीं नगर परिषद है, नगर निगम है, अलग अलग नगर पंचायत है। तो इसमें हमने कुल 18 विषय सौंप दिए, 18 विषय हैंड ओवर कर दिए। तो इस प्रकार से संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, हालांकि मूल संविधान में केवल 8 थी। समय के साथ क्यों बढ़ाया, क्यों उनको ऐड किया गया, हमने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।